हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक समीकरण होता है इसको जिसमें चर की अधिकतम सबसे बड़ी घात जो होती है वो होती है 2। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक समीकरण जो आपका है, जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ax² bx + c = 0। ये एक समीकरण है जिसमें a b c ये तो आपके अचर हैं, यानी कि एक सांख्यांक हैं, और x जो है ये आपका है यहाँ पर चर। इसको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी आप देख रहे हैं, वो लिखी हुई है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर a का मान 0 हो जाता है तो ये जो समीकरण है आपका इस तरह से हो जाएगा bx + c = 0। समीकरण है, एक से अधिक मान हो सकते हैं, एक विशेष मान के लिए संतुष्ट होता है। सर्वसमिका है तो सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। ए बी सी 3 अचर हैं। कंडीशन आपकी क्या होगी? ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता दें, समीकरण में यहाँ पर सबसे चर की अधिकतम घात 2 है। जैसे यहाँ पर ये 2 घात है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात। पहली चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे क्लियर। अब हम इसके मूल में जाते हैं। देखिए किस तरह से हम यहाँ पर आपको इसी टॉपिक पर वापस लेकर के आते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, x का मान 1 दिया गया है और दूसरा दिया है x का मान 2। अब हम पक्षांतर करते हैं और हम इसे हल करके देखते हैं। x - 1 = 0। दूसरा आपका समीकरण था x = 2। 2 का हमने पक्षांतर किया, यानी x में से आप 2 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों ही समीकरणों का गुणा करेंगे। x - 1 इसका गुणा कीजिए और x - 2 इसका गुणा कीजिए। जाहिर है कि इसका गुणनफल आपका 0 आएगा। अब हम जब इनका गुणा करते हैं तो ये द्विपद व्यंजक बन जाते हैं और इनका जो गुणनफल आएगा, एक्सप्लेन करके बता दूं मैं आपको। प्रथम पद का एक्सप्लोशन कर लीजिएगा, x का गुणा x - 2 में और -1 का गुणा भी x - 2 में। जब इसका आपने गुणन किया तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है x² - 2x - x + 2। सरल करने पर ये आपको मान मिलेगा x² - 3x + 2 = 0। ये जो अंत में आपको एक समीकरण मिला, ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण में जैसे आपने लिखा था ax² + bx + c = 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका ये द्विघात समीकरण का जो परिभाषा है वो अधूरी रह जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर a का मान तुलना करने पर a का मान 1 आ रहा है, क्योंकि कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, अतः 1 मान लेंगे। b का मान आपको पता करना है तो b का मान आपका यहाँ पे -3 हो जाएगा और c का मान आपका 2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है। चूँकि अब हम यहाँ पर द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे तो हमें अध्ययन करने में सबसे पहले तो उसकी प्रकृति याद करनी होती है। द्विघात समीकरण
के मूल जो हमने मान लिए थे, कौन से, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये इसके मूल या मान कहलाते हैं। और जितनी ही घात होगी, आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे ऐसे व्यंजकों का, वहाँ पर जितनी घात होती है उतने ही मान निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 है तो इसके 2 मान निकल के आएंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण से उसके द्वारा विभिन्न विधियों से उसके मूलों को प्राप्त करना होता है। सबसे पहले हम समीकरण की पहचान करेंगे। तो पहचान करने का हमने आपको बहुत ही सरल तरीका बता दिया कि इसका जो चर होती है, चर राशि होती है, उसको आप उसकी अधिकतम घात 2 होती है और इसका मान बराबर 0 होगा, इसलिए इसको आप समीकरण कह सकते हैं। इसके विभिन्न रूप देखिए, मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसके विभिन्न रूप, जैसे चर है, आपने x की जगह y चर ले लिया, यहाँ पे आ 2y² + 5y = +10 = 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। y की जगह आप t भी ले सकते हैं, आपने t ले लिया, t² + 2t + 1 = 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। और विशेष मान में जैसे कहीं लिखा होता है कि t² + 1 = 0, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। क्या बोलेंगे इसको हम, द्विघात समीकरण। और इसके जो मूल हमें प्राप्त होंगे वो हमें किस तरह से निकालने हैं, उन मूलों को ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक सामान्य स्तर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप आसानी से हर चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण की पहचान हो गई, इसमें चर और अचर की पहचान हो गई आपको, यानी कि आपका जो समीकरण था क्या था, या आप कई बार इसको बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ax² bx + c = 0 where a is not equal to 0, और a b c ये आपके क्या हैं, अचर हैं, और x आपका यहाँ पर क्या है, चर है, और इसकी अधिकतम घात 2 है। ये तो आपका समीकरण हो गया। इसके मूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि मूल निकालने की, एक तो होती है सामान्य गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है वह है आपकी सूत्र विधि। सूत्र कोई जादू नहीं होते हैं, ये इसी विधि को संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया जाता है। गुणनखंड विधि से ही इनको आप ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड विधि को संक्षिप्त रूप में अगर आप लिख देते हैं तो ये जो आपका मान निकल के आता है उसको आप सूत्र की रूप में लिख देते हैं। इसको विशेष रूप से एक गणितज्ञ हुए हैं श्रीधर आचार्य, तो उनके नाम से एक फार्मूला निकला गया है, और वो फार्मूला क्या है आपका, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका समीकरण का मूल है। यहाँ पर आपके 2 मान दिए गए हैं, एक बार आपको प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है और दूसरी बार आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। मैं समझता हूँ इसमें आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। सबसे पहले तो हमें द्वितीय घात समीकरण ज्ञात करना था, एक बार हम फिर से निगाह डाल लेते हैं सारी चीज़ों पर। ये रहा आपका द्विघात समीकरण, किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये जो सीधाचार वाला फार्मूला है, सबसे पहले तो हम कुछ प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न आपके सामने हल करने जा रहे हैं। इनको आप क्या करेंगे, इनके मान ज्ञात करेंगे। साधारण क्लासों में 6 से 8 क्लास तक हम इनको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ के मान कठिन होते हैं जो गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, हमें उनके भी मान ज्ञात करने होते हैं, तो उनको हम सूत्र विधि से ज्ञात करते हैं। वो सूत्र कैसे आया है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। पहले तो हम एक गुणनखंड विधि से कुछ प्रश्न आपको
हल करा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जैसे भी कोई समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम जो बायां पद है समीकरण को व्यंजक मान करके इसके गुणनखंड करते हैं। और वो गुणनखंड किस तरह से होंगे, गुणा करके आना चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए 5। ये इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि a इंटू बी, इसको भी मैंने पढ़ाया है आपको, 6 होना चाहिए और a प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं 3x प्लस 2x, इनको हमने जब गुणन करेंगे जोड़ योग करेंगे तो आपका 6x आएगा 5x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुणा 2, ये आपका 6 हो गया बराबर 0। अब हम इसको सरल करते हैं, ये दो पद हो गए और ये दो पद हो गए। इन दोनों में से पहले पदों में से आपको x कॉमन मिलेगा, आपका यहाँ पे बचता है x प्लस 3, और दूसरे में आपको प्लस 2 कॉमन करेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपका x प्लस 3 बचेगा बराबर 0 है, क्योंकि समीकरण है। अब आप x प्लस 3 का कॉमन करते हैं, यहाँ पर आपके सामने बचता है x प्लस 2, तो ये यहाँ पर आपके दो गुणनखंड हो गए। और इन्हीं दो से आप क्या करेंगे, इनके मान निर्धारित कर देंगे। जैसे आपने अगर मान लिए इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो आपका एक या तो ये 0 है या फिर आपका x प्लस 2 बराबर 0 आ रहा है। अगर ये 0 है तो यहाँ पर x का मान -3 आ रहा है, और अगर ये 0 है तो यहाँ पर x का मान -2 आ रहा है। तो ये दो मूल प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विविक्त कर की। श्रीधराचार्य फार्मूला, किसी समीकरण से प्राप्त होने वाले जो मान हैं धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, या फिर बराबर होंगे, या वास्तविक होंगे, या काल्पनिक होंगे, इस तरह की चर्चा अब हम सबसे पहले हम श्रीधराचार्य विधि से फार्मूला ज्ञात करते हैं। वो फार्मूला क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिखते हैं अपना ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, पहले हमने a से भाग दे दिया। हमारे पास जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसमें हम सर्वप्रथम a से भाग देने पर, a से आपने भाग दे दिया, यहाँ पर आपने जब a से भाग दिया है तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसको और सरल करते हैं हम। यहाँ पर एक तरीका होता है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ये बराबर थोड़ा दूर रखना है हमें यहाँ पर, और माइनस सी अपॉन ए। अब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 और x को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो मान बचेगा उसको हम वर्ग करके लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। जो मान हमने यहाँ जोड़ा है वही मान हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्रथम बायां पक्ष है पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब हमने इसको पूर्ण वर्ग बना दिया, तो ये बनेगा जाके x प्लस बी अपॉन 2a का पूर्ण वर्ग। और इसको आप जो सरल करना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका जो आप जोड़ करेंगे तो यहाँ पे a से a का भाग दिया 4a तो -4ac, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है।
यहाँ पे हिंट भी लिख देता हूँ मैं, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, x प्लस बी अपॉन 2a। देखिए यहाँ पर जब वर्गमूल लेंगे तो इसको आप वर्गमूल ले नहीं पाएंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे b² माइनस 4ac और ये अपॉन 2a हो जाएगा। और इस मान को जो x के साथ में लिखा हुआ है इसको भी आप वहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों मान निकल के आता है। तो x माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सभी जो सूत्र है इसमें सारे मान अचर हैं और इन अचरों को हम फार्मूले से ज्ञात करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र को देने का श्रेय आता है श्रीधर आचार्य को। तो हम अगले वीडियो में आपको इस सूत्र से और समीकरणों के प्रकृति के बारे में अध्ययन करना सिखाएंगे। तब तक बने रहिएगा। इसमें जो एक विशेष मान निकल के आता है ये भी आप लिख लीजिएगा। ये जो v² माइनस 4ac लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसको एक नाम होता है इसका विविक्त कर। द्विघात समीकरणों में विविक्त कर, द्विघात समीकरणों के अध्ययन में इसका बहुत ही रोल होता है। और इसके ऊपर आपको एक एक्सरसाइज भी करने को मिलेंगी, तो आप इस मान को भी याद कर लीजिएगा। D = v² माइनस 4ac। ये आपको बहुत ही अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।